25 जून 2025 को इटली के मिलान शहर में फैशन ब्रांड प्राडा ने अपने एक शो में ऐसा फुटवियर पेश किया जो हूबहू भारत की पारंपरिक और जीआई टैग प्राप्त कोल्हापुरी चप्पलों से प्रेरित था। अब ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि यह सांस्कृतिक प्रेरणा का प्रतीक है या सांस्कृतिक अनुचित उपयोग, क्योंकि यह जो प्रयोग था, वहां पर जो प्रदर्शन था, बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर यह आरोप लगाया कि यह भारत का जो कोल्हापुरी चप्पल है ये उसकी नकल है, यानी कि सांस्कृतिक अनुचित उपयोग है। अब ये मामला सिर्फ एक चप्पल की डिजाइन का नहीं था, बल्कि हमारी पारंपरिक विरासत, हमारी कारीगरी और बौद्धिक संपदा की रक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला था। तो अब सवाल यह भी है कि क्या जीआई टैग जैसी जो व्यवस्थाएं हैं, वो व्यवस्थाएं वैश्विक मंच पर हमारी जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसको कैसे बचा सकती हैं, और क्या उनके द्वारा बचाया जा सकता है? क्या इनके ऊपर भी वो चीजें बाध्यकारी हैं? तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में इसी मुद्दे के आधार पर हम समझेंगे कि जीआई टैग क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाद वैश्विक स्तर पर भी ऐसे उपयोग किए जाने की कंडीशन में क्या किसी प्रकार का निषेध लगाता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इसी मामले के साथ। अब देखिए, कोल्हापुरी चप्पल आप जानते हैं कि भारत के महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और इसको भारत में जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग एक विशेष भौगोलिक संकेतक के तौर पर, एक पहचान के तौर पर दिया जाने वाला एक टैग है, एक पहचान है, जिसके आधार पर किसी विशेष भौगोलिक एरिया से अगर संबद्ध कोई उत्पाद है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसको उस विशेष भौगोलिक एरिया की पहचान के तौर पर, एक सांस्कृतिक विरासत के तौर पर, एक कारीगरी और बौद्धिक संपदा के नमूने के तौर पर एक मान्यता दी जाती है। अब यहां पर सवाल यह उठा कि 25 जून को जब इटली के मिलान शहर में एक बहुत बड़ी, बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है, उस कंपनी ने जब अपने फुटवेयर को वहां पर प्रस्तुत किया, प्राडा जिसका नाम है, उस कंपनी का नाम है, जो कि बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, तो उसने क्या किया कि एक जो फुटवेयर की डिजाइन पेश की वो हूबहू कैसी थी? तो हमारे कोल्हापुरी चप्पल जैसी थी। अब इस फैशन शो में ये सवाल उठने लगा कि कोल्हापुरी चप्पल जैसा ही ये है, तो क्या महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर क्षेत्र से जुड़ी हुई जो ये हमारी पहचान है, कहीं ये उसकी नकल तो नहीं है? तो भारत में इसको चूंकि जीआई टैग मिला हुआ है, ऐसी दशा में ये एक सवाल उठने लगा कि कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन तो ये नहीं है। यानी कि कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सांस्कृतिक रूप से अनुचित उपयोग तो नहीं किया जा रहा है कि किसी अन्य जगह की सांस्कृतिक विरासत की, किसी कल्चरल हेरिटेज को हम बिना उस जगह की अनुमति के अगर कॉपी करते हैं और उससे मुनाफा भी कमाते हैं, तो ये एक तरह का सांस्कृतिक अनुचित उपयोग माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग को आपने लिया और आपने किसी अन्य देश में उस मधुबनी पेंटिंग को अपने वस्त्रों पर उतार दिया और उन क्लॉथ्स का आपने ट्रेड शुरू कर दिया, उससे आप मुनाफा भी कमाने लगे, तो ये कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक अनुचित उपयोग के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, यानी कि कल्चरल मिस एप्रोप्रिएशन के अंतर्गत ये माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि इन सारे चीजों के अंतर्गत सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीआई टैग क्या होता है और क्या जीआई टैग इस पर निषेध लगाता है। तो उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी किसी विशेष भौगोलिक स्थान से किसी प्रोडक्ट का अगर संबंध होता है तो उसको जीआई टैग, यानी कि उस उत्पाद को उस विशिष्ट स्थान की वजह से जो पहचान मिलती है, स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही उसकी पहचान होती है। यानी कि चाहे वो उसकी क्वालिटी हो, चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे उसकी बाकी चीजें हो, चाहे उस उत्पाद की गुणवत्ता हो, चाहे उसकी विशेषता हो या उसकी प्रतिष्ठा हो, इसकी वजह से ही होती है, उस विशेष स्थान से संबंध होने की वजह से ही होती है। तो जीआई टैग की अगर बात करें तो एक सामूहिक अधिकार होता है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर देखें, जैसे गोवा का काजू है, अगर उसको जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब कि वहां पर गोवा का जो काजू है, पूरे गोवा क्षेत्र के लोगों का उस पर सामूहिक अधिकार है। यानी कि वो किसी एक व्यक्ति या कंपनी का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उस क्षेत्र के सभी पारंपरिक जो उत्पादक होंगे, यानी कि ट्रेडिशनल जो प्रोड्यूसर्स होंगे, जो कि उसको, उस प्रोडक्ट को उपजा रहे होंगे, बना रहे होंगे, तो उस पर उनका सामूहिक अधिकार होगा, किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी का अधिकार नहीं होगा। अब जीआई टैग मिलने से क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्रामाणिकता होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसकी ऑथेंटिसिटी साबित हो जाती है। इससे उस उत्पाद को कुछ फायदा मिलता है, यानी कि कानूनी रूप से संरक्षण मिलता है। अब क्या मिलता है, उससे क्या फायदा होगा? तो एक तो 10 वर्षों के लिए ये सुरक्षा मिल जाती है, फिर इसके आगे इसको रिन्यूअल किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो जीआई टैग्स की कानूनी नींव कब पड़ी और फिर उससे क्या कानूनी फायदा होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस कन्वेंशन 1883 से
जो बौद्धिक संपदा की प्रारंभिक रक्षा के लिए एक समझौता इसमें एक कड़ी थी, उसके तहत इसकी शुरुआत होती है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 के तहत डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत बौद्धिक संपदा के अधिकारों को वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए एक समझौता हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहां से नींव पड़ा। और भारत की अगर बात करेंगे तो जीआई गुड्स यानी रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 जो कि 2003 में लागू हुआ, इससे इसका अस्तित्व आ गया। तो भारत में 2003 से हम कह सकते हैं कि जीआई गुड्स जो एक्ट है 1999 उससे ये लागू हुआ। अब इस ये क्या राइट मिल जाता है, जीआई टैग अगर किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को मिल जाता है तो उससे उसको क्या अधिकार मिल जाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जीआई टैग उसको मिलेगा तो वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, यानी कि सूचीबद्ध हो जाएगा। और ऐसी दशा में क्या होगा, जीआई उसका पंजीकरण होने से उसका जो अनऑथराइज्ड यूज है, यानी कि जो गैर उसके अनधिकृत उपयोग करने वाले लोग हैं, यानी जीआई टैग मिलने से ये हो जाएगा कि फेक तौर पर, जैसे गोवा का जो काजू है, जब उसको जीआई टैग मिल गया तो फेक तरीके से गोवा का अगर बता के काजू किसी अन्य जगह पर बेचा जा रहा है तो वो कानूनी सुरक्षा के अंतर्गत आएगा। और ये वैसा करेंगे तो वो दंड के भागी हो सकते हैं। तो जो अनधिकृत उपयोग उसका हो रहा था, फेक पहचान बता के जिस चीज को बेचा जा रहा है, जिस प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, उस पर अंकुश लग जाएगा। नकली उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है और इसका उल्लंघन अगर कोई कर रहा है तो उसको पेनल्टी भी उस पर लगाई जा सकती है, दंड भी लगाया जा सकता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिस विशेष भौगोलिक संकेतक के माध्यम से विशेष जो उत्पाद होता है, जिसकी पहचान उस जगह की गुणवत्ता, उसके मैन्युफैक्चरिंग या उसकी क्वालिटी से होती है, तो उस चीज के को संरक्षण मिलता है। तो ये तो हो गया जीआई टैग, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जीआई टैग मिलने से ये सारे फायदे जो आप सुन रहे हैं ये तो मिलते हैं, लेकिन जीआई टैग जो होता है वो टेरिटोरियल होता है, यानी कि एक देश की सीमा के अंदर ही ये मान्य होता है। अगर देश की सीमा के बाहर कोई ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, क्योंकि अभी जो प्राडो का मामला था वो मामला तो इटली मिलान में घटित हुआ। अब वो अगर भारत की कोल्हापुर के चप्पल से मिलता जुलता है तो इसके लिए आखिर वो क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए, भारत का कोल्हापुर का चप्पल जीआई टैग से सुरक्षित है, लेकिन कहां पर, भारत की सीमा के अंदर, क्योंकि जीआई टैग जो है वो टेरिटोरियल है, भारत की सीमा के अंदर ही मान्य होगा। भारत के अंदर कोल्हापुर चप्पल को कोई फेक कोल्हापुर चप्पल कह के बेचेगा तो वो यहां पर उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो सकती है, लेकिन ये बेचा जा रहा है मिलान में, तो अब मिलान में जो कार्यवाही क्या होगी भाई, इसके लिए क्या व्यवस्था है। तो देखिए, विदेश में इसके लिए स्वतः कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। स्वतः कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है तो कैसे मिलती है, अब ये सवाल उठता है, तो उसको भी हम देखेंगे। अब देखिए, पूर्व में, लेकिन उससे पहले समझ लें कि इससे पहले भी भारत के कुछ जो प्रोडक्ट ऐसे थे जिनको कि अपने यहां पर उसको पेटेंट लेने की कोशिश की गई, बाद में इस पर आपत्ति दर्ज की गई भारत के द्वारा, तो वो भी उस पर फिर कार्यवाही हुई, लेकिन उसके लिए आपको आपत्ति दर्ज करनी पड़ेगी, प्रमाण देना पड़ेगा। अब देखिए, पूर्व के अगर केस देखें, जैसे बासमती चावल 1997 में अगर आप देखें तो अमेरिका की एक कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था राइस टेक इंक। उस कंपनी ने क्या किया, जो बासमती किस्म का जो चावल था भारत का, उसको अपने यहां पेटेंट लेने की कोशिश की। अब भारत को जब पता चला तो भारत ने इसका विरोध किया और भारत ने कहा कि चूंकि भारत और पाकिस्तान की एक पारंपरिक किस्म है तो इसको आप अपने यहाँ पेटेंट कैसे ले सकते हैं। तो इसलिए फिर उनको क्या करना पड़ा, फिर जो पारंपरिक रूप से जो बासमती शब्द का वो उपयोग कर रहे थे उसको, राइसटेक को रोकना पड़ा, फिर वहां पर ये पेटेंट नहीं ले पाए। इसके अलावा दूसरा मामला हल्दी का आया 1995 में, 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी का मेडिकल सेंटर था, उसने ऐसा ही बात हल्दी के संदर्भ में किया। उसने क्या किया कि हल्दी को उन्होंने बताया कि उसके अंदर घाव भरने के गुण होते हैं और इस आधार पर उसने पेटेंट लेने की कोशिश की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के मेडिकल सेंटर ने। अब भारत ने कहा भाई ये तो हमारे यहाँ परंपरा से हमको पता है कि चोट लग जाती है, तो हमारी दादी नानी और सदियों से, पीढ़ियों से हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, और आप कह रहे हैं कि हमने इस चीज को इजाद किया, तो उसी आधार पर तो पेटेंट मिलता है कि आपके द्वारा मौलिक रूप से कोई चीज इजाद की गई है। तो ऐसा नहीं है। तो फिर भारत ने जब आपत्ति दर्ज की, CSIR ने इसको चुनौती दी, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इसको चुनौती दी, तो वहां पर इसको फिर से खारिज किया गया और वहां पर इसको पेटेंट नहीं मिल पाया। इसी तरह का तीसरा मामला आप देख सकते हैं, नीम के संदर्भ में 2000 में आया। यह मामला था, अमेरिका की कंपनी WR ग्रेस थी और USDA ने, इन्होंने नीम को भी कहा कि नीम में एंटी फंगल क्वालिटी होती है और इस आधार पर हमें पेटेंट मिलना चाहिए। अब भारत ने कहा भाई ये नई बात नहीं है, इस ज्ञान को हम चुनौती दे रहे हैं, हमारे यहाँ तो बहुत परंपरा से नीम को जो है वो माना जाता है कि एंटी फंगल क्वालिटी होती है, और हमारे यहाँ तो नीम को एक प्राकृतिक खाद के तौर पर पता नहीं कब से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका भी फाइनली विरोध हुआ और यूरोपियन जो पेटेंट ऑफिस है, EPO है, उसने इस पेटेंट को भी रद्द कर दिया। तो ये फिलहाल अगर आप देखें तो प्राडो का जो मामला है ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले
आप बासमती चावल 1997, हल्दी 1995 और नीम 2000 में इसके अन्य एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें क्या किया जाना चाहिए, तो उपाय इसका क्या होना चाहिए। तो देखिए, भारत में एक व्यवस्था बनाई गई है इसके लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि जितना भी पारंपरिक ज्ञान है हमारे यहाँ का, उस पारंपरिक ज्ञान को एक डिजिटल लाइब्रेरी में संग्रहित करना। अब इसको किसके प्रयास से शुरू हुआ, तो ये CSIR और आयुष मंत्रालय, इनके दोनों के सहयोग से इसको डिजिटल लाइब्रेरी को बनाया गया कि हमारे यहाँ चाहे CSIR हो गया या आयुष मंत्रालय, जिसमें कि आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आता है। अब भारत का जो भी पारंपरिक ज्ञान है और जो भी हमारे यहाँ की पारंपरिक विरासत में चीजों के माध्यम से हम जिन चीज को संग्रहित किए हैं, उसको एक डिजिटल लाइब्रेरी में सेफ रखना। जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो भी ज्ञान है, यूनानी का जो भी ज्ञान है, उसको हम डिजिटली सेव कर दे, उसी के लिए ये पहल ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बनाई गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसमें सारे हमारे पारंपरिक ज्ञान, कला, तकनीकी दर्ज हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें अभी ऐड की जानी है और ज्यादा से ज्यादा इसका विस्तार करना है, ताकि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे यहाँ पहले से ज्ञात है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में वो संकलित है, उसको अगर इससे हम जोड़ देंगे तो हमारा दावा मजबूत हो जाएगा कि ये चीज तो, जिस चीज को आप अपने यहाँ करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। तो इसके विस्तार करने की जरूरत है। हालांकि ये 5 भाषाओं में अभी उपलब्ध है। अगर बात करें तो अंग्रेजी में, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी में ये उपलब्ध है, लेकिन अभी इसको अन्य भाषाओं में भी हम बढ़ा सकते हैं और जितने हमारे पारंपरिक ज्ञान हैं उसको चोरी वो ना हो सके, उसका कोई गलत तरीके से पेटेंट ना करा सके, तो इसको हम जितने भी प्राचीन ग्रंथ से संबंधित जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं, इस डिजिटल लाइब्रेरी में हम इसका विस्तार करने की एक तो जरूरत है। एक तो ये उपाय है जिससे कि हम प्रूफ दे सकें, एविडेंस दे सकें कि हमारे यहाँ पहले से ये दर्ज है। दूसरा यह सर्चेबल डिजिटल डेटाबेस बनाए, यानी कि हमारा ऐसा डेटाबेस हो जिससे कि विदेशी कंपनी भी, उनको भी कानूनी जांच का मौका मिले। यानी कि एक ऐसा सर्चेबल डेटाबेस हो जिससे कि कोई भी कंपनी अगर अपना पेटेंट ही करना चाहती है या ये बताना चाहती है कि ये उत्पाद हमारा है, तो उसको सर्च करके आसानी से वेरीफाई किया जा सके। डिजिटल एक ऐसा मंच हो जहां पर हम देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको हम अपना बता रहे हैं वो पहले से ही किसी देश की पारंपरिक विरासत का हिस्सा है। तो सर्चेबल डिजिटल डेटाबेस बनाने की जरूरत है, जो कि डिजाइन या ज्ञान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये पता चल पाए कि किसी देश में कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से ही वो GI टैग के अंतर्गत है या TKDL के अंतर्गत है। तो इस चीज से इसको फिल्टर किया जा सकता है। इसके अलावा GI टैग की अंतरराष्ट्रीय मान्यता को बढ़ावा देने की जरूरत है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर किसी चीज को एक जगह पर GI टैग मिल गया है तो अपने आप उसको दूसरी जगहों पर GI टैग की मान्यता मिल जाए, फिर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जापान आदि देशों में GI टैग का पंजीकरण भी उसका कराया जा सके आसानी से, कि यहां पर उसको GI टैग मिला हुआ है, तो आप जाहिर सी बात है कि यहां भी वो लिस्टेड हो जाए। और WTO या संयुक्त राष्ट्र स्तर पर GI संरक्षण को एक वैश्विक रूप दे दिया जाए, जिससे कि अगर किसी भी एक देश में GI टैग किसी भी प्रोडक्ट को मिल गया है तो दूसरे देश में अपने आप स्वचालित रूप से वो उसको GI टैग की मान्यता मान्य हो जाए, जिस तरह से ट्रेडमार्क की तरह वो काम करने लगे। तो इससे किसी भी जगह पर इस टाइप की चोरी को, नकल को रोका जा सकता है। तो GI टैग भारत की पारंपरिक सांस्कृतिक संपदा की पहचान है, लेकिन जब तक उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होंगे तो ऐसे प्राडा जैसे विवाद होते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अमुक बताए गए कदमों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि IAS की तरफ से एक नई पहल है, दृष्टि SSC, जहां आपको फ्री लाइव क्लासेस, PYQ, एग्जाम नोटिफिकेशन, स्ट्रेटेजी वीडियो मिलेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा जिसको आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं दृष्टि SSC को, और विस्तार से जानकारी के लिए 87501 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं और ये उम्मीद ही नहीं, विश्वास करते हैं कि इसका सही जवाब तो आप देंगे ही। क्या है अभ्यास प्रश्न? तो भारत में पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए बनाई गई डिजिटल पुस्तकालय का नाम क्या है? विकल्प आपके सामने है, नीति डिजिटल वॉल्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL, हेरिटेज आर्काइव इंडिया, नॉलेज ऑफ इंडियन पोर्टल या इंडिया पोर्टल। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।